हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी आवाज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे दर्शकों ने हमको कहा था कि बीबी कब्रिस्तान का जो मसला है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए काफी लोगों ने हमसे बोला था कि आप बीबी कब्रिस्तान और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई एक प्रोग्राम बनाइए ताकि अभी जो ताजा मामला है लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंच सके। इसीलिए हमने आज अनवर हुसैन शेख को बुलाया है और गयासुद्दीन शेख से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही उनसे संपर्क होगा हम उनकी भी बात आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अदालत से लेकर राजनीतिक गलियारों में गुजरात के दो मुस्लिम चेहरे के बीच में जो दंगल चल रहा है, जो नूरा कुश्ती हो रही है, चर्चा है कि गुजरात के वक्फ प्रॉपर्टी यानी बीबी कब्रिस्तान का जो कथित गोरख धंधा और इस गोरख धंधे के किरदार के रूप में जिसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ये वह गुजरात के एमएलए गयासुद्दीन शेख हैं। मगर उनका दावा है कि अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कानून की तलवार थामे विधिवेता और कानूनवेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय चेहरा सूफी अनवर शेख, जिसका आरोप है कि अदालत ने गयासुद्दीन को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। बीबी कब्रिस्तान के मामले में गयासुद्दीन शेख अयोग्य घोषित हुए हैं। अनवर शेख का इस पूरे मामले में गयासुद्दीन शेख पर आरोप है कि गयासुद्दीन शेख ने उन पर व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है, जिसके चलते उन्होंने आहत होकर गयासुद्दीन शेख पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मामले को समझने के लिए अनवर हुसैन शेख उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अनवर शेख, आपका फिर से हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीबी कब्रिस्तान में क्या मामला हुआ है और ट्रिब्यूनल में केस का कौन से स्टेटस पर चल रहा है? सोशल मीडिया पर आपकी और गयासुद्दीन की जो भिड़ंत हुई है उसका मामला क्या है? हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। अहमदाबाद के अंदर अम्बोपुरा इलाका है, वहाँ पे एक बहुत पुराना ट्रस्ट था, बीबी माँ सैयद बीबी माँ पीरान बीबी माँ कब्रिस्तान ट्रस्ट। अब वो कब्रिस्तान जो है वो उसमें केस के मुतालिक ही बात करूँगा। जो केस मेरे पास आया उसके मुतालिक बात करूँगा कि ये सैयद जलालुद्दीन मशहदी, जो सैयद उस्मान समय बुरहान सरकार मामू साहब जो उस्मानपुरा के गादीपति है, वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हमारी ये पुश्तैनी मिल्कत है और हमारे फोर फादर के तरफ से हमको ये सनद मिली हुई है और ये ज़मीन जो है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड ने बारों बार किसी नए ट्रस्टियों को अलॉट कर दी और जो जिंदा ट्रस्टी है उनको भी मृत घोषित करके ये नए ट्रस्टी आ गए हैं। उसमें दरियापुर के एमएलए जो है गयासुद्दीन शेख, वो भी इसमें ट्रस्टी बन चुके हैं। तो हमने उनकी सारी बात को सुनकर वक्फ ट्रिब्यूनल में एज ए लॉयर हमने केस दाखिल करा। मेरे साथ और भी मेरे कलीग एडवोकेट थे जो ये सब चीज़ में मुझे हेल्प करते थे। तो कुल मिला के ये केस जो है 2019 में हमने दाखिल किया। 2019 से लेकर 2021 तक जो कोरोना का जो पीरियड था उस दौरान भी ऑनलाइन हियरिंग होती थी और ऑनलाइन हियरिंग के अंदर भी हम सारे पुरावे जो भी एविडेंस थे वो सब रखते थे और सारे एविडेंस को कंसिडर करने के बाद लर्नेड वक्फ ट्रिब्यूनल जो गांधीनगर की जो ट्रिब्यूनल है, जो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि भाई जो लोग इसमें शामिल हुए हैं फ्रॉड करके, फ्रॉड कमिट करके, तो फ्रॉड क्या है कि जिंदे आदमी को मरा घोषित करना और वापस आप किसी के घर में घुस जाना और बोलना कि भाई ये हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस होता है। उसको भी दरकिनार करके गुजरात वक्फ बोर्ड ने उनको एंटर कर दिए। लेकिन हमारा मसला वो केस से नहीं है, क्योंकि मैं उस केस में तब तक वकील था जब तक वो ब्रीफ मेरे पास थी। अब मैं उनका आज वकील नहीं हूं। अब जैसे हमने इसका जजमेंट आया 27/1 को इनका जजमेंट आया
तो 27/1/2021 को इसका जजमेंट आया। वो जजमेंट जब आया तो उसमें सारी बातें खुलासी क्लियर होके कुछ अक्खा ग्रुप ऑफ मैटर थी, मतलब काफ़ी 8-10 मैटरों का बंच था। तो वो बंच के अंदर ट्रिब्यूनल ने जमीन के भी किस्से थे, ट्रस्ट के भी किस्से थे, तो वो सब चीज़ के अंदर पूरा अपना जजमेंट देते हुए ये सारे केसेस के अंदर जो एमएलए साहब है और उनके साथ जितने भी जो ट्रस्टी है उन सबको रिमूव किया और लाइफ टाइम के लिए उनको गैर लायक साबित किए कि ये लोग किसी तरह के लायक नहीं हैं, ये गलत करने वाले लोग हैं। अब उसके सामने तुरंत ही दूसरे दिन 28 तारीख को मेरे जो मुवक्किल थे, जो मेरे क्लाइंट थे जलालुद्दीन मशहदी, उन्होंने उस्मानपुरा में मामू साहब की दरगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया। अब चूंकि मैं लॉयर था उस केस में, मेरे साथ और भी कलीग थे, वो लॉयर भी वहाँ पे मौजूद थे, दूसरे लॉयर भी मौजूद थे। सारे के बीच में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को वही ब्रीफ की जो ऑर्डर के मुताबिक थी। हमने उससे ऑर्डर से एक भी लाइन बाहर जाके किसी तरह का हमने पर्सनल लेवल के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं किया। लेकिन चूंकि एमएलए साहब को तो अक्खी चीज में पॉलिटिकल चीज दिख रही थी, उनकी जो गलती थी उसको मानने के बजाय उन्होंने हम पर अगले ही दिन प्रेस नोट इश्यू किया और प्रेस नोट जाहिर करके उन्होंने बताया कि बीबी मां ट्रस्ट बाबते जो हूं कसूरवार ठरीस तो जाहिर जीवन छोड़ी दईस। ये उनकी ये प्रेस नोट थी। अब वो प्रेस नोट बताई 29/1/2021 को। अब जिसमें ये उन्होंने उलूल जुलूल बेवजह के तहमतें डालना, आक्षेप करना, उन्होंने बस मन माना उन्होंने अपना शुरू किया। अब वो लिखते हैं कि भाई उसमें कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जैसे वो बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता है, उसमें अमित शाह भी उनके पीछे पड़े हैं, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी उनके पीछे पड़े हैं। दूसरे लोगों के नाम लिए उन्होंने खास तौर पे कि राजकीय कारणों से पूर्व विस्तारना एक मौलवी, अब मैं नहीं जानता कौन मौलवी है, और दूसरा दानी लिमड़ाना विस्तारना एक कुख्यात बिल्डर। ये दो नाम उन्होंने 29/1/2021 के दिन ये दो नाम इनके रिकॉर्ड पे इन्होंने लिए। अब मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं, आज तक ना मैं किसी से मिला हूं, ना कोई मेरे को जानता है, ना मैं किसी को जानता हूं, लेकिन उलूल जुलूल बकवास कर कर उन्होंने अपने सारे इश्यू को डाइवर्ट करने की, उसको राजकीय रंग देने का शुरू किया। हकीकत में ये जो इश्यू जो था, ये मुद्दा जो है, ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। ये आप एक ट्रस्ट से, जिस ट्रस्ट में आप जुड़े हो, उस ट्रस्ट के अंदर आप मालाफाइड इंटेंट से जुड़े हो, गबन करके जुड़े हो, आप फ्रॉड करके जुड़े हो, तो उस ट्रस्ट का, ट्रिब्यूनल का और आपका मसला था। लेकिन उन्होंने चूंकि सियासी रंग देने से उनको फायदा होता था, तो उन्होंने ये रंग दिया कि भाई इलेक्शन के दौरान ये सब हुआ। अक्खे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते, कोई कोर्ट इलेक्शन के मद्देनजर जजमेंट या चुकादे नहीं देती। उसका प्रोसीजर होता है, वो जब उसके हियरिंग पूरी हो जाती है उसके बाद वो तुरंत ऑर्डर दे देती है। और ये केस में भी इसी तरह से हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ये जो था उस दौरान अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चुनाव का नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका था। तो इनको राजकारण खेलने का सूझा कि भाई मेरा बचाव सिर्फ राजकीय पॉलिटिकल अपना कलर देकर उसको बचाव करने के लिए, कि भाई मुझे, उनके पास कोई बचाव था ही नहीं, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं पॉलिटिकल रंग दे दूं, कलर दे दूं तो सारा बचाव हो जाएगा। लेकिन दरअसल बीबी मां कब्रिस्तान की जमीन बेचने का और जमीन के मुतालिक का जो केस था, वो केस कल भी था, आज भी है, और हाईकोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया हुआ है इस चीज को। उस चीज से वो डिनाई नहीं कर सकते और ये चीज उनको साबित करके बतानी पड़ेगी। रही बात दूसरी कि उसके बाद इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की, वो केस दायर किए, उसके बाद कई वक्त तक वो चलती रही। अभी कुछ दिनों पहले इसका जजमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इंटरिम ऑर्डर आया।
वो दोनों पार्टी की हियरिंग हुई और हियरिंग करने के बाद नामदार कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला कि अभी मुझे और सुनना है, मुझे और कंसिडर करना है ये सारी चीज़ों को, तो मैं अभी इंटरिम तौर पे मैं आपको स्टे देता हूं और आगे की जो सुनवाई है वो दिसंबर में रखते हैं। अब वो चीज को जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर को उन्होंने क्लीन चिट समझ ली। ये ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है जिसके अंदर एक प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन किए हुए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो प्राइमा फेसी होता है। अब यह है कि दोनों पार्टी का हियरिंग होगा, दोनों रजूआत करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन बीच में ही मतलब ये करके कि मुझे क्लीन चिट मिल गई और बिल्कुल मुझे निकाल दिया, ऐसा नहीं है। उसके साथ उन्होंने तुरंत ये प्रेस नोट इश्यू की 29/9/2021 को और ये बताया कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट द्वारा धारासभ्य गयासुद्दीन शेख ने पीरन मां बीबी कब्रस्तान वकफ मस्जिद का क्लीन चिट, और साथ ही बताया कि भाई भाजपा के आगेवान जाते बनी बैठेला सूफी फला 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 और कायदा मंत्री इनको वकफ ट्रिब्यूनल का मन माफिक जजमेंट देते हैं। तो ये सारे उलूल जुलूल आक्षेप उन्होंने करे, मुझे पर्सनल टारगेट करा। एक एडवोकेट के तौर पे दुनिया के इतिहास में ये पहला किस्सा होगा कि एडवोकेट को टारगेट किया जा रहा है इस केस में। किसी भी आदमी की कोई भी विचारधारा हो, लेकिन अगर उसकी जो प्रोफेशनल आइडियोलॉजी, प्रोफेशनल काम क्या करता है वो देखा जाता है। अगर मैंने कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ केस लड़के अगर कोई ये किया है, जुर्म किया है, तो मेरे को उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस के एमएलए तय करेंगे। कोर्ट ने ये तय कर चुका, कोर्ट के रिकॉर्ड पे सब कुछ है कि ये मामला जो है ये फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और सारी चीज रिकॉर्ड पे है। अभी उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरिम रिलीफ, जो काम चलाऊ राहत जिसको कहते हैं, वो मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। ये मैं क्लियर करके कहना चाहता हूं। ये केस से मेरा हाईकोर्ट में कोई लेना देना नहीं है, हाईकोर्ट में मैं एडवोकेट नहीं हूं और दूसरे कोई एडवोकेट है वहां पे, वो क्या करते हैं, किस तरह से पैरवी करते हैं, क्या करते हैं, वो उनका लुकआउट है। लेकिन मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि मुझे पर्सनल टारगेट करके जो पॉलिटिकल रंग देने की जो गयासुद्दीन शेख ने जो कोशिश की है वो कभी कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी इनको ये सारा जो बकवास करते थे उसका कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मेरी शख्सियत नहीं है कि मैं इस तरह से उलूल जुलूल बकवास का किसी भी एरे गेरे को जवाब दे दूं, ये मेरी शख्सियत नहीं है। लेकिन मैंने जो फोरम में, जिस फोरम की इन्होंने जो अवमानना की थी, वकफ ट्रिब्यूनल के खिलाफ इन्होंने कुछ उलूल जुलूल बातें की, बकवास की, तो उसको उनको साबित करने के लिए मैंने वकफ ट्रिब्यूनल में ये अवमानना का केस किया। इसकी वजह से अभी जो बौखलाहट है उनकी वो ये है कि हम चाहे कुछ करें, चोरी करें, लेकिन हम सीना जोरी करते रहेंगे। तो ये मामला जो है ये मेरा पर्सनल मामला कभी नहीं था ये, लेकिन मुझे इस चीज में घसीटा गया। एज ए लॉयर मेरा काम होता है, प्रोफेशनल काम खत्म हुआ, उसकी फाइल वापस दे दी, वो काम मेरा खत्म हुआ। उन्होंने इस चीज को पर्सनल लेवल पर लेकर पर्सनल ग्रीवांस खड़े करके मेरे सामने पर्सनल एलिगेशन किए। ये पर्सनल एलिगेशन करना और किसी को टारगेट करना, ये इनकी जहनी जो सोच है ये दर्शाता है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन कोई भी आदमी अगर पढ़ा लिखा होता है तो वो कम से कम इतना तो समझता है कि जब कोई मैटर सब जुडिस होती है तो सब जुडिस मैटर के अंदर उलूल जुलूल बकवास नहीं की जाती। कॉमन सेंस की बात है, और बिल्कुल कॉमन सेंस ये है कि किसी भी आपको अगर किसी से जो भी ग्रीवांस है तो आप उस पार्टी से लड़िए, उस पार्टी को जवाब दीजिए। एडवोकेट का क्या है इसमें? लेकिन फिर भी उसको पीछे पड़ के भाजपा कांग्रेस का इश्यू बना के ये अपने आप को, अपनी चमड़ी बचाना चाहते हैं, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। हक आज नहीं तो कल सामने आएगा। आप अगर कौम के रहनुमा बन के बैठे हो तो आप दूसरे ट्रस्टों के अंदर भी आइए, बैठिए, हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन अहमदाबाद के कई ऐसे वकफ ट्रस्ट है जिसके अंदर आज नुमाइंदगी की जरूरत है, लेकिन आप
एक ही ट्रस्ट के अंदर बैठे हो, जो हमेशा डाउट क्रिएट करता है। तो आपको ये चाहिए कि अहमदाबाद के बहुत सारे ट्रस्ट है, उसमें भी आपकी नुमाइंदगी है कि अगर कौम की खिदमत ही करना है आपको, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। आप अहमदाबाद के दूसरे ट्रस्टों के अंदर भी आपका नॉमिनेशन फाइल कीजिए। बड़े बड़े ट्रस्ट है अहमदाबाद के, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है जिसके अंदर आप बहुत सारी खिदमत कर सकते हो, अगर कौम की खिदमत करने का वाकई में आपका इरादा है। लेकिन आपके ऊपर ये सवाल या निशान रहेगा रहेगा और रहेगा। और मैं आपको कल भी चुनौती देता था, आज भी चुनौती देता हूं कि भाई आप आइए, सामने बैठिए, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन आपने बोला है कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। तो ये आप अपनी बात के ऊपर कायम रहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपने शपथ ली है संविधान की, आप विधायक हो और विधायक के तौर पे आपने शपथ ली है, बंधारण की शपथ ली है, तो उसकी शपथ लेते हुए आपको ये जुडिशियल अथॉरिटी का सम्मान करना आपके लिए इतना ही आवश्यक है, जो आप सम्मान नहीं कर रहे हो। ये कौन जुडिशियल संस्था है? भारत के बंधारण ने, भारत के हुकूक ने, जब आप हुकूक की बात करते हो तो ये हुकूक है, संविधानिक हुकूक है, और इसके तहत मातहत बनी हुई ये संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप दूसरी बात कह रहे हो कि हम क्राइम को जवाब नहीं देंगे, हम ट्रिब्यूनल को जवाब नहीं देंगे, तो यह आपकी अकड़ है। ये अकड़ के कारण आप जो है ये संवैधानिक संस्थाओं से बचना चाहते हो। ये हो नहीं सकता। आपको कम से कम इनको फेस करना चाहिए और अपनी हकीकत बताना चाहिए कि हमने ये एलिगेशन किए तो किस बिना पे किए, आपको साबित करना पड़ेगा। पूरा मामला तो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों का है। आप गयासुद्दीन शेख को ही इंडिविजुअल कैसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये जो बीबी मां कब्रिस्तान ट्रस्ट है, देखिए पहले मैं उस चीज को अलग करना चाहता हूं। ये एक सबजुडिस मैटर है। इसमें बीबी मां कब्रिस्तान में मैं जब तक था तब तक मैं एविडेंस के ऊपर सारी चीजें, ट्रायल के अंदर मैंने वो सब चीज दे दी। अब उसके बाद जो है, आज मैं नहीं हूं, एज ए एडवोकेट में नहीं हूं, दूसरे एडवोकेट काम कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनका बचाव मैं करूं, वो अपना बचाव करने के लिए सक्षम है। लेकिन ये जो पुरानी बातों को उखेड़ कर, जो उस टाइम पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैं एडवोकेट था, तो उस चीज को लेकर उसका वेंडेटा रखकर आज मुझ पर टारगेट करना और सारी चीजों को उलूल जुलूल बकवास करना कि प्रदीप सिंह जाडेजा के साथ मिले और ट्रिब्यूनल के अंदर सरकार की ट्रिब्यूनल है और ये सरकार के ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी मन चाहे हुक्म ले सकते हैं। तो ये जो इन्होंने जो आक्षेप लगाए, जो तोहमतें लगाई है, वो तोहमतें मैं अपने तौर पे, पर्सनल तौर पर मुझे ये आहत हुआ, मुझे हर्ट हुआ है। और इसी वजह से मैंने वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने अवमानना का केस किया है। एज ए लॉयर कभी कोई करते नहीं है इस तरह से, लेकिन ये केस के अंदर, स्पेसिफिक केस के अंदर मेरे ऊपर जो जिस तरह से पर्सनल टारगेट किए, मेरे फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, मेरे रिलेटिव्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, मेरे दोस्तों यारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, जिस तरह से समाज में मेरे खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का जो काम हुआ, उससे मुझे बहुत चोट पहुंची, मुझे बहुत हर्ट हुआ। और वो हर्ट होने की वजह से मैंने हाईकोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल में मैंने इनके सामने अवमानना याचिका दायर की है और उसमें उनको नोटिस मिल चुकी, नोटिस उनके लड़के साकिब ने ले ली, उसके बावजूद भी 26 तारीख को वो हाजिर नहीं हुए। यही बताता है कि इनको खौफ कितना है, ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो मैं आज भी बोल रहा हूं कि एविडेंस लाके रजू करिए कि किसकी इन्फ्लुएंस के अंदर, किनके दबाव के अंदर ये जजमेंट लिया गया, ऐसा साबित करना पड़ेगा आपको। क्या एविडेंस नहीं थे? कोई एविडेंस के बगैर ये जजमेंट लिया गया है? ये ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल ने पास किया है, क्या बगैर एविडेंस के किया है? एविडेंस है, आपके खिलाफ सारे सबूत है, तब जाके ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन लिया है कि आपको लाइफ टाइम तक गैर लायक साबित किए। आपकी औकात नहीं है कि आप ये किसी ट्रस्ट के अंदर काम कर सके। आपने गयासुद्दीन शेख के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसका क्या स्टेटस है? हमने जो डिफेमेशन जो हमारे सामने जो किया है पर्सनल लेवल पे, तो पर्सनल लेवल पे हमने जो है अहमदाबाद क्राइम के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट उनके सामने फाइल की है। वो अभी उसकी जवाब देना उनको बाकी है, वो भी बचते फिर रहे वहां से, उससे भागते फिर रहे वहां से। अवमानना का केस जो है, पहले तो उनको साबित करना पड़ेगा कि ये जो एक बंधारण जो संवैधानिक संस्था है
उस संस्था के सामने आपने एलिगेशन किए हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं जो है वो एक संविधान एक प्रोसीजर से चलती है, तो बिना प्रोसीजर से कोई काम नहीं होता है। और सारा जो कोई भी जजमेंट आया है जो रिकॉर्ड के ऊपर देखकर पूरा इसका जजमेंट लिया गया है, उसमें यह नहीं है कि आपने किसी से कहने से या किसी के दबाव में आके जजमेंट लिया है। तो आपको यही साबित करना है, फिर वो संस्था जो करे वो संस्था का खुद का पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो संस्था क्या करती है, माफ भी कर सकती है और वो हो सकता है कि हाईकोर्ट कोई ये चीज रेफरेंस भी कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैंने अपनी बात फोरम में जाके रखी। मैं योग्य फोरम के आदि हूं कि भाई जिस फोरम में बात होनी चाहिए, ये मीडिया के जरिए से सवाल जवाब, आक्षेप प्रति आक्षेप, कोट अनकोट का सिलसिला जो है ये नहीं होना चाहिए, जबकि इन्होंने हमेशा मीडिया का सहारा लिया है। और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में इनके गुर्गे जिस तरह से वायरल करते हैं, वो मीडिया के जरिए ये जवाब देते हैं, ये कभी सामने नहीं आते। मैंने उनको खुली चैलेंज की है कि मेरे सामने आके बैठो, आके 1 to 1 बैठो। अरे आप आपके वकील लेकर आओ, आपके एडवोकेट लेकर आओ, आपके जो भी एडवोकेट इसमें शामिल थे उन एडवोकेटों को साथ में बिठाओ, हक की बात करो, गलत बात करने की जरूरत नहीं है, इसमें हक की बात करो। तो जो आरोप था करोड़ों रुपए जमीन का इधर से उधर करना, वो एक्चुअली मैटर क्या है? वो सारी चीजें एक रिकॉर्ड पे चीजें है, उसमें मैं वो जलालुद्दीन वर्सेस गयासुद्दीन है, मैं उसमें कहीं नहीं हूं। उसमें मैं एज ए लॉयर था, वो काम खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। उसमें मैं पर्सनल लेवल पे कोई किसी के सामने एलिगेशन नहीं करूंगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। तो रिकॉर्ड पे होने के बाद अब कोई आदमी उससे मुकर नहीं सकता। आज नहीं मैं कल ये सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होगा और सामने आएगा, हक सामने आएगा। आज नहीं मैं कल सच्चाई सामने आती है, उसको छुपाने के लिए चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन उजाला आएगा, अंधेरा छटेगा, यह मेरा यकीन है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें चल रही हैं कि अनवर शेख को दरियापुर से चुनाव लड़ना है, इसीलिए वह गयासुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुनाव की हमारी कोई ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, मुझे एक केस मिला, मैं ऐसे वक़्फ़ के कई केस लड़ रहा हूं मैं खुद, और आज तक मैंने वक़्फ़ के किसी भी केस में, कम से कम आज तक मैंने 10 से 15 केसों में मैं अपीयर हो चुका हूं, लेकिन किसी भी केस में मैंने आज तक कोई फीस काउंट नहीं की। ये मेरा अपना एक ये है। और मैंने कभी कोई एनक्रोचर, दबाणकार या कोई भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोग गबन करके बैठे, कब्जा करके बैठे, ऐसे लोगों का कभी मैंने केस नहीं लड़ा। जो वाकई में विक्टिम है, ये विक्टिम बन के आए हैं, उन्हीं लोगों का मैंने केस लड़ा है। बाकी उनके सामने मैंने कभी कोई फीस भी नहीं काउंट की है। तो मेरा एक अपना दायित्व है। ये जरूरी नहीं है मेरे पूरे गुजरात के केस आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर तरह से इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया है। अब ये जो एमएलए साहब जो है, ये अपने आप को पॉलिटिकल पहलू में या छुपाकर ये पूरा पॉलिटिसाइज के भाई मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन भाई साहब, आपने जो अभी जो किया है उसकी बात करो ना, मुद्दे की बात करो ना, कि आप क्यों इसमें गए और क्या गए। हमारा सवाल सीधा सीधा है कि अहमदाबाद में इतने सारे ट्रस्ट है, तो आप इसी ट्रस्ट के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो, ये सवाल है हमारा। आप क्यों इसका जवाब नहीं देते और इधर उधर क्यों बगले झांकते हैं सबकी। तो आप 1 to 1 सीधी बात करो ना कि ये ट्रस्ट में क्या हुआ, वॉटएवर। आपके सामने, आपके जो अगले ट्रस्टी है उनके सामने एफआईआर भी हो चुकी है इसके अंदर, तो क्या आपको पता नहीं है ये सब चीजें? सब चीजें पता है आपको, लेकिन फिर भी आपका मालाफाइड इंटेंस है इसमें, हम साबित कर देंगे इसको। लेकिन आज मैं ये चीज में नहीं हूं। मैं जब तक था तब तक वो अपने तरह से मैंने जो बेहतरीन तरीके से जो मेरे को रखना था। अब चुनाव आते जाते हैं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं था, ना है। और मुझ पर जो वाहियात, जिस तरह से घटिया टाइप के जो इल्जाम लगे हैं कि ये फला है, ये ढिमका है, ये फला, अरे भाई कोई है, एक एडवोकेट के तौर पर हम अपीयर कहीं भी हो सकते हैं, आपको उससे कोई निस्बत नहीं है। न्यूज मीडिया और प्रिंट मीडिया में कई खबरों में ऐसी खबर छपी है कि गयासुद्दीन से कोई इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है और आप कुछ और बात कर रहे हो। अखबार सच बोल रहा है या आप, या फिर मीडिया मैनेज हो रहा है? वो उन्होंने अपनी प्रेस नोट दी थी,
उस प्रेस नोट के आधार पर। लेकिन सवाल यह है, मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया ये कम से कम ऑर्डर पूछे कि भाई ऑर्डर कहाँ है इसका। लेकिन ये चीज में जो भी उनका मैनेजमेंट हो, मीडिया का मैनेजमेंट हो, उन्होंने जो कहा वो मीडिया ने लिख दिया। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया को कम से कम, अगर सब जुडिस मैटर है या जुडिशियल बात है, तो कम से कम ऑर्डर तो कोर्ट करना चाहिए कि भाई ये फला फला ऑर्डर से ही इनको क्लीन चिट मिली है। जबकि वो ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर के अंदर ऐसा कोई ये नहीं है। सारा ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर जो है वो इस तरह से है कि भाई अभी इंटरिम रिलीफ आपको दी जा रही है, आगे का जो कंसिडरेशन करना है पूरे इश्यू का, अभी उसका सुनवाई करना बाकी है। तो सुनवाई जब तक होती नहीं है तब तक कैसे आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ये जो प्रेस मीडिया ने भी जो लिया है, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन हम किसी प्रेस मीडिया के ऊपर हम टारगेट नहीं करेंगे, किसी को टारगेट, हमको पर्सनल लेवल पे कोई सिर्फ हमको जो इन्होंने प्रेस नोट जो डिक्लेयर की है और बदनाम किया है, ट्रिब्यूनल को बदनाम किया है, प्रेसिडेंट जो हमारे जो पूर्व थे अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, उनके सामने एलिगेशन किए हैं, प्रदीप सिंह जाडेजा जो पूर्व गृह मंत्री थे उनके सामने एलिगेशन किए, ट्रिब्यूनल के सामने उलूल जुलूल अनाप शनाप एलिगेशन किए, वो इनको साबित करना पड़ेगा। हम सिर्फ यही कहते हैं कि बिना वजह, बिना कोई हकीकत को जाने हुए आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, मकसद के लिए किसी को बदनाम करते हो तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। क्या कभी गयासुद्दीन के साथ में कोई फोरम में या फिर अदालत के बाहर या कोई और जगह पर आपके बीच में कोई सुलह और समझौता हो सकता है? समझौता किस चीज का? वो टारगेट मुझे पर्सनल कर रहे हैं। किस चीज का समझौता? टारगेट मुझे पर्सनल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। दरअसल होना यह चाहिए कि किसी भी एडवोकेट, देखिए कांग्रेस के भी एडवोकेट है, भाजपा के भी एडवोकेट है, कोई भी पार्टी का एडवोकेट हर फोरम में काम करता है। वो उसका एक पर्सनल, उसका रोजी रोटी का सवाल होता है, वो एक उसका कॉमन प्रोफेशनल उसका ये होता है, अप्रोच होता है। आज मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर बड़े बड़े लॉयर है जिनकी विचारधारा कुछ और है, लेकिन उनके पास क्लाइंट कोई और पार्टी का जाता है, तो क्या वो केस नहीं लड़ते? केस नहीं लड़ते। वो उनका एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स और सियासत को जोड़ी नहीं जाती। ये तो हर तरह से सूफी संत का भी उन्होंने जोड़ दिया। अरे भाई सूफी संत से क्या लेना देना? सूफी अनवर बाबा का क्या लेना देना इसके अंदर? क्या मैंने कभी सूफियों की बात की आपको सामने? मैं एक लॉयर के तौर पे बात करता हूं। सूफी अनवर बाबा को टारगेट करना कि भाई ये बीजेपी के लोग हैं, ये फला है, ढिमका है, और बीजेपी का होना क्या कोई गलती है? आपके सामने हमने आपके कौभांडों को, आपकी गलतियों को उजागर किया, ये क्या हमारी गलती है? आपने गलती की तो हमने पकड़ी नहीं, आप गलती करते ही नहीं तो हम कहां से तुम्हारे सामने लाते? आपके हाथ गंदे हैं, ये आप कबूल करेंगे, आज नहीं तो कल। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मैं जहां बुलाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, जहां भी मुझे बुलाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि आप किसी लॉयर को टारगेट कर रहे हो तो लॉयर को किसी तरह से आप जो बदनाम कर रहे हो तो आप उसकी बात का जवाब दें। मुझे ये केस से, मैं केस से बरी हो चुका हूं, ये केस मेरा अब है नहीं, तो अब मैं वो केस की बात क्यों करूं? लेकिन मुझे बार बार उसी केस के लिए टारगेट, मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है केस पे, इनके सामने आकर, इनके सामने केस लड़कर, तो ये बार बार मुझे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में दर्शक मित्रों यहीं तक ही। नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका ध्यान रखिएगा। दर्शक मित्रों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।